यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ पर आज आपको DLED 4th सेम के बच्चों को आज मैं आपको बताऊंगा। पाठ आपका है 17, पाठ नंबर 17 है आपका कि पाठ्यक्रम में भाषाओं का स्थान। पाठ्यक्रम आपको ये चीज़ आपको बहुत अच्छे उससे पता है कि जो भी अगर हम 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, तो जो भी प्रशासन द्वारा या फिर प्रदेश आपकी सरकार द्वारा जो भी बालकों के लिए पाठ्य पुस्तकें या जो भी विषय प्रशासन द्वारा जो दिए गए हैं, वही विषय जो कक्षा 9 में या जो जिस कक्षा का विद्यार्थी है वहाँ पर जो भी पाठ्य वस्तुएं, जिन पुस्तकों की सहायता से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, वो सारा आपका जो होता है वो पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यक्रम के भीतर किन किन भाषाओं को हमें ज्ञान दिया जाए या हम किन किन भाषाओं पे आप वो करें, बात करें, तो पाठ्यक्रम से मतलब है कि पाठ्यक्रम में विषयों के क्या महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम आपका एजुकेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और कुछ समय पूर्व तक ये जो आपका वो था, ये शब्द आपका, इसका जो मतलब है बहुत ही संकुचित यानी कि सिमटा हुआ मानते थे। और किंतु ये वो समय है कि जब पाठ्यक्रम में विद्यालय के जो भी अनुभव होते हैं वो हमने सभी सारे अनुभव पाठ्यक्रम में आपके शामिल कर लिए हैं। और विद्यार्थी विद्यालय में या अपनी कक्षा में या बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत जो कुछ भी वह प्राप्त करता है, सीखता है, अनुभव लेता है, वह सब पाठ्यक्रम ही बोला जाएगा। चाहे वह आपका प्रयोगात्मक परीक्षा हो, चाहे वह बच्चों के खेल कूद संबंधी हो, जो जो अनुभव विद्यालय में दिए जाते हैं वो सभी आपके पाठ्यक्रम में ही शामिल माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान और विज्ञान के लिए बहुत सारे विषय हैं, किंतु कोई भी अगर हम ये कहें कि विज्ञान बहुत बड़ा विषय है और आपका हिंदी जो है वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जाएगा। कहने मतलब है कोई भी विषय न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत ही सीमित है आपका, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि हम बहुत से विषयों को बहुत समय पहले से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किंतु बहुत से विषयों को देशकाल को देखते हुए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए, वहाँ के समाज को देखते हुए हम वहाँ पर वैकल्पिक विषयों का भी प्रावधान करते हैं। और हम भिन्न भिन्न भाषाओं को या भिन्न भिन्न विषयों को भाषाओं के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये वाला जो पूरा जो पाठ है, ये पूरा पाठ ही भाषाओं के विवेचन का ही है कि हमको क्यों भाषाओं का ज्ञान पढ़ना चाहिए या क्यों हमको भाषाओं में पाठ्यक्रम की, स्थान की या बात की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल साधारण जनता भी यह इस बात में इंटरेस्ट अपना दिखाती है कि पाठ्यक्रम में किस भाषा को सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाए और कौन सी भाषा को स्थान न दिया जाए। और भारत के आपके संदर्भ में, भारत देश में जो है यहाँ पर 4 भाषाएं हैं। सबसे पहली है मातृभाषा, जो कि हमको अपनी माँ और पिता से जो मिलती है। दूसरी अपनी राष्ट्रभाषा है, जो पूरे भारत वर्ष की एक भाषा होगी। तीसरी आपकी प्राचीन आपकी सांस्कृतिक भाषा है और चौथी आपकी विदेशी भाषा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मातृभाषा पे। मातृभाषा से ये मतलब है कि जब मातृभाषा की भी भारतीय विद्यालयों में कोई उसकी पूछ नहीं थी, मतलब कोई उसको महत्व नहीं दी, किंतु साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी इस बात को जान गए हैं कि मातृभाषा में ज्ञान देना ही
ज्ञान के साधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मातृभाषा से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरी भाषाओं में पंडित हो किंतु अपनी भाषा में वह इतना ज़्यादा बलशाली न हो, तो उसको अपने देश का विकास और उन्नति के मार्ग का बाधक मानना चाहिए, है ना। भारत हरिश्चंद्र साहब ने भी यही बात कही है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपनी भाषा की उन्नति पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी आपकी होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से अतिरिक्त है कि मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा का बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहाँ वाले देश की अपनी कोई स्वयं की भाषा ना हो, और वहाँ की जो जनता की मातृभाषा एक ही होती है। किंतु भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाओं का देश है, किंतु यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा हो। तो भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, किंतु हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हैं, किंतु जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसका अध्ययन सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा या करना ही होगा। पानी लिया गरम। तीसरी आपकी है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। प्राचीन सांस्कृतिक भाषा से तीसरी भाषा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है, जिसके पक्ष का आपका समर्थन बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि ऐसी भाषाएं मानी जाती हैं। किंतु भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है वह आपकी देववाणी आपकी संस्कृत है, और यहाँ पर आपकी संस्कृत भाषा का जो पक्ष है, जहाँ पर संस्कृत भाषा का जो महत्व है वह इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भारत में ये सबसे प्राचीन भाषा होते हुए भी इसको बोलने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है, बहुत ही कम है। यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे माना जाता है कि जैसे संस्कृत भाषा का अब भारत में कोई महत्व नहीं है। तो ये परंपरा भी महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में ये परंपरा नहीं गई है कि वो अपनी इस प्राचीनतम भाषा को ताक पे धर दें। तो यहाँ पर बहुत सारे भी कई सारे हिंदू विश्वविद्यालय हैं, कई सारे गुरुकुल हैं, विद्या मंदिर, आपके सरस्वती विद्या मंदिर है, जहाँ पर देववाणी संस्कृत भाषा में ही ज्ञान दिया जाता है। किंतु परंतु यहाँ तो भी प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत भाषा मौजूद है, किंतु आपके यूरोपीय देशों में जो आपकी प्राचीनतम भाषाएं जो थी आपकी लैटिन और ग्रीक है ना, उन दोनों भाषाओं का अब वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु भारत की प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं मुख्य रूप से संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा ब्रज हैं, किंतु इनमें से संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। तह प्राचीनतम भाषाओं में देववाणी के अध्ययन अध्यापन की ओर अधिक ध्यान देना प्रत्येक जागरूक नागरिक का उद्देश्य माना जाए, उसको उसका कार्य माना जाए। हिंदी भाषी प्रदेशों में संस्कृत का अध्ययन द्वितीय भाषा के रूप में आपका सरलता से निवार्य किया जा सकता है, किंतु आधुनिक भारतीय भाषा की अपेक्षा हिंदी भाषी प्रदेशों में संस्कृत के अध्ययन का अधिक महत्व है और रक्षित है। हाँ, अगर जिन भाषाओं में हिंदी भाषा मातृभाषा नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्रभाषा के संबद्ध पाठ्यक्रम के रूप में आपकी
संस्कृत भाषा को अनिवार्य करना चाहिए। मतलब यहाँ पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है लेकिन मातृभाषा के रूप में है, तो भी एक काम करें कि वहाँ पर राष्ट्रभाषा के साथ साथ कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को संस्कृत के बारे में भी ज्ञान दिया जाए। और यहाँ पर सभी माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से संस्कृत की वैकल्पिक ज्ञान देने की प्रणाली को बनाया जाए और इसको ये भी माना जाए। और एक बात और है कि देववाणी के वैकल्पिक ज्ञान की व्यवस्था केवल कला छात्रों में ही नहीं बल्कि आपके विज्ञान और आपके वाणिज्य के छात्रों में भी की जानी चाहिए। और जो आपके कृषि से जो छात्र संबंधित हैं वो भी उनको भी संस्कृत के बारे में ज्ञान देना चाहिए। मतलब कोई सा भी विषय हो, कोई सा भी कोर्स हो, चाहे वो डॉक्टरी हो चाहे कुछ हो, हमको हर एक जगह पर वैकल्पिक रूप में देववाणी को देना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट है आपका विदेशी भाषा। विदेशी भाषाओं से मतलब है कि जो लोग भारत में आक्रमण करने आए, भारत को में प्रशासन करने आए, तो चौथी एक विदेशी भाषा भी भारत में होनी चाहिए। तो विदेशी भाषाओं से कुछ महत्वपूर्ण कारणों से है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, आपका रूसी, इटालियन और चीनी भाषाएं बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। परंतु इनमें से अंग्रेजी को वरीयता मिलनी चाहिए क्योंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा दूसरी भाषाओं को कम महत्व देना भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए अंग्रेजी की वरीयता ऐतिहासिक कारणों से मिलनी चाहिए, किंतु कुछ लोग अंग्रेजी को अपना अनिवार्य बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही नहीं है। और किंतु कुछ ये वाली भाषा को विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ भी इसका जो अध्ययन है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अंग्रेजी का अध्ययन बिल्कुल भी कुछ सालों तक तो नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल खत्म हो, लेकिन ज़्यादा इसको अनिवार्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी का अध्ययन जो है वह वैकल्पिक ही होना चाहिए। जो छात्र अंग्रेजी पढ़ना चाहें वो छात्र अंग्रेजी पढ़ें, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको अंग्रेजी न पढ़ाई जाए। क्योंकि से ना तो उन विद्यार्थियों को भला होगा जो पढ़ना चाहते हैं और ना ही उनका भला होगा जो नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए हमको अंग्रेजी भाषा को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है, अगली बात ये आती है कि इतनी भाषाएं हमें पढ़ाई जाएं तो पाठ्यक्रम में कितनी भाषाओं को स्थान मिलना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक विद्यालय में जितनी अधिक भाषाओं का अध्ययन होगा, पढ़ाया जाएगा, उतना ही वह विद्यालय विकास करेगा और सभी भाषाओं का अध्ययन करने का कोई प्रश्न नहीं है। अनिवार्य अध्ययन कुछ ही भाषाओं का करना चाहिए। वैकल्पिक अध्ययन जो है वह कुछ अधिक भाषाओं का किया जा सकता है, किंतु कुछ लोग बालक को केवल एक ही भाषा का ज्ञान देने के पक्ष में है, तो ये भी सही नहीं है। उनके अनुसार बालक को पहले एक भाषा को सीखना चाहिए और उसके बाद दूसरी भाषा पर विचार करना चाहिए। और प्रसिद्ध मस्तिष्क विशेषज्ञ आपके डॉक्टर पेनफील्ड ये बात कहते हैं कि वह कहते हैं कि 10 वर्ष से नीचे के बालक का मस्तिष्क किशोर के मस्तिष्क की भांति नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने मस्तिष्क में भाषा की इकाइयों को संग्रहित करते हैं और फिर उन्हें बाद में वह शब्द भंडार को बढ़ाने में प्रयुक्त करते हैं। तो डॉक्टर पेनफील्ड की बातों के जो उन्होंने व्याख्या दी है वे कहते हैं कि बालक दूसरी भाषाएं सीखने की भी ताकत है उसमें, लेकिन पेनफील्ड की बात को पूर्णतः भी न माना जाए और न ही यह निश्चित किया जाए कि बालक को 2-3 भाषाओं को सीखने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक में बुद्धि है तो वह 2-3 भाषाओं को सीख सकता है। मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ
उसको भी 5-7 आती हैं भाषाएं आपकी, जैसे भोजपुरी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, उर्दू आती है। तो है ना, मैंने भी कई सारी भाषाओं को सीखा ताकि भिन्न भिन्न भाषाओं को सीखने से स्वयं के ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। दूसरा आपका जो पॉइंट आपकी पुस्तक में है कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो, तो ये प्रश्न पर विचार कर लिया जाए कि ज्ञान के प्रत्येक स्तर पर किस भाषा को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर से है लोअर प्राइमरी कक्षाओं अथवा 1, 2, 3 में केवल मातृभाषा में ही ज्ञान देना चाहिए। प्रथम 3 वर्षों में सिर्फ बालक मातृभाषा को समझता है तो दूसरी किसी भाषा में उसको ज्ञान देना ठीक नहीं होगा। और प्रारंभिक विद्यालय की लास्ट 2 कक्षाओं में किसी दूसरी भाषा को प्रारंभ किया जा सकता है। यह दूसरी भाषा जहाँ पर हिंदी के प्रदेश नहीं है वहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, और जहाँ हिंदी प्रदेशों में आपकी संस्कृत को पढ़ाना चाहिए। और वैसे यह ही सबसे बढ़िया रहेगा कि प्रारंभिक स्तर पर केवल मातृभाषा का ही ज्ञान दिया जाए। जब बच्चे आपके बहुत ज़्यादा बच्चे हों, छोटे हों, तो उनको सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर ही उनको मातृभाषा में ज्ञान दिया जाना चाहिए। सेकंड में आता है आपका माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषा, कि जब बच्चे 6, 7, 8 में आए तो पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी तथा आपकी संस्कृत का अध्यापन हो, और जहाँ पर हिंदी प्रदेश नहीं है वहाँ पर भी मातृभाषा में हिंदी तथा संस्कृत का हो, और संस्कृत मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की आधारभूत भाषा हो। अतः से 3 भाषाओं का बोझ न मानकर वही भाषाओं का भार समझना ठीक होगा, किंतु फिर भी हिंदी प्रदेशों के छात्रों की अपेक्षा कुछ भार तो दूसरे छात्रों पर डाला ही जाएगा, परंतु यह भार कोई ज़्यादा भारी नहीं है। और ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण में भाषा के संबंध में बहुत बड़ा एक वहम फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है कि उनको हिंदी नहीं पढ़नी है ना। तो उत्तर माध्यमिक स्तर पर उन्हीं भाषाओं का अध्ययन जारी रहेगा जिन्हें छात्र ने पूर्व माध्यमिक स्तर पर जो उन्हें पढ़कर आए हैं। हाँ, वैकल्पिक रूप से इस स्तर पर एक विदेशी भाषा का प्रारंभ कर देना चाहिए, किंतु एक ऐसी विदेशी भाषा का अध्ययन जो कि आपके उत्तर माध्यमिक स्तर से पहले छात्रों को देना छात्रों की ताकत को व्यर्थ करना है। और इस स्तर पर अंग्रेजी, फ्रेंच या रूसी भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अतः विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी को वरीयता मिलेगी, किंतु थोड़े बहुत तो छात्र आपके रूसी और चीनी भाषा पे को ध्यान देंगे ही, पढ़ेंगे ही। तो माध्यमिक में हिंदी और देववाणी को महत्व मिले, लेकिन साथ ही साथ किसी विदेशी भाषा को भी हमें महत्व देना चाहिए। अंतिम आपका है कि जब आपका छात्र बड़ी कक्षाओं में आया, सबसे बड़ी जो कक्षाएं होती है आपकी उच्च स्तर पे, तो उच्च स्तर पर किसी भी एक भाषा को अनिवार्य कर देना जरूरी नहीं है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में विशेष योग्यता के लिए बच्चों को मौके प्रदान करने चाहिए, और प्रत्येक भाषा और साहित्य का वैकल्पिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, किंतु संपूर्ण उच्च भाषा का माध्यम मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की ही होगा। उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, संस्कृत व रूसी आदि भाषाओं को पुस्तकालय भाषा के रूप में ही उनको विद्यमान किया जा सकता है, और छात्र इन भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, किंतु जब उन्हें अपनी भाव उन्हें जब प्रकट करने हो तो भावाव्यक्ति का साधन मातृभाषा ही रहेगी। हाँ, यदि किसी छात्र ने अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, चीनी आदि भाषाओं से किसी भाषा के विशेष अध्ययन को ही वह पढ़ना चाहता है, परंतु वह स्नातकोत्तर उपाधि से प्राप्त करना चाहता है, तो वह केवल भाषा और साहित्य में ही पीएचडी शोध कार्य करना चाहता है, तो भी उसे भाषा का भाव
को ही नहीं पाना पड़ेगा, परंतु भावाभिव्यक्ति की योग्यता भी उस भाषा में प्राप्त करनी पड़ेगी। केवल पढ़ने के लिए ही ना भाषा सीखे, बल्कि अपने भावों को वो भाषा में व्यक्त करने की भी योग्यता को विकसित करें। तो ऐसी दशा में छात्र के लिए परीक्षा और आपके ज्ञान का माध्यम मातृभाषा ना होकर विशेष भाषा ही मानी जाएगी या उसमें होगी। तो ये आज आपका पाठ था। यहाँ पर ये वाले पूरे पाठ में एक बहुविकल्पी है, वह कहता है कि भारत के संदर्भ में हमारे सामने कम से कम कितनी भाषाओं के दावे पेश होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो आपको बताना है कि 4 भाषाओं के दावे पेश होते हैं भारत में। पहली मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा और चौथी आपकी विदेशी भाषा। तो ये आज आपका पाठ नंबर 17 आज आपका संपूर्ण होता है। नेक्स्ट पाठ है आपका हिंदी की आपका संपन्नता, पाठ नंबर 18 है। थोड़ा सा विस्तृत पाठ है आपका, बड़ा पाठ है। फिर उसके बाद पाठ नंबर आपका 19 है। बस वैसे ही आपका ये पुस्तक आपकी समाप्त हो जाएगी। अब तक आप लोग पढ़ें और अपने बारे पर ध्यान दें। धन्यवाद आपको बच्चों।